there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स में हमने मियासिस 1 को कंप्लीट किया था, यानी फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न को हमने कंप्लीट किया था, जो कि मियासिस का पहला डिवीज़न था। इसके बाद जो आखिरी और लास्ट फेज़ था फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न था, वो था साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के बाद सेल इंटर हुआ था इनटू इंटरकाइनेसिस, मतलब इंटरफेज़ में शॉर्ट रेस्टिंग फेज़ में इंटर हुआ था, जिसे हमने इंटरकाइनेसिस का नाम दिया था। अब इंटरकाइनेसिस के बाद जो दो सेल बन गए थे, वहाँ पर उसका ग्रोथ होता है, और ग्रोथ के बाद अब ये इंटर होंगे इनटू सेकंड मियाटिक डिवीज़न। और सेकंड मियाटिक डिवीज़न में बिल्कुल इसी तरह 4 सब फेजेस होते हैं, यानी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द प्रोफेज 2। जो पहला फेज है हमारे पास वो है प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में कौन से चेंजेस होते हैं और सेल के अंदर कौन से चेंजेस होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो गौर से देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ एक सेल को आगे बढ़ाऊँगा। ये भी आपने याद रखना है कि दूसरा सेल जो है यहाँ पर हमारे साथ बना है, हमारे पास बना है, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह ये भी 4 फेज से गुजर जाते हैं। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, यानी ये चारों के चारों फेजिस से दोनों सेल गुजर जाते हैं। यानी ये दोनों हिप्लॉइड सेल जो है वो चारों फेजिस से गुजर जाते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 होता है, और इन 2 सेल से 4 सेल बन जाते हैं, मतलब हर एक सेल से मज़ीद 2 सेल बन जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक मियासिस के नतीजे में 4 हिप्लॉइड डटर सेल बन जाते हैं। तो पढ़ते हैं ये किस तरह होता है। अब देखें, एक सेल फर्ज करें इस तरह होता है, मैं यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ। तो पहले फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न यानी M1 होता है। M1 के बाद हमारे पास 2 सेल बन जाते हैं। किस तरह? फर्ज करें ये एक सेल इस तरह, फिर इससे एक और सेल इस तरह का बन जाता है। अब गौर से देखें, हमारे पास जो डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न जो होता है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। फर्ज करें ये सेल के यहाँ पर हमने कंसीडर किए कि ये 2 पोल्स है और ये इक्वेटर है, तो डिवीज़न हमेशा इस तरह इक्वेटर पर होता है। तो यहाँ पर एक सेल डिवाइड हो गया इनटू 2 सेल्स। अब इन सेल्स जो ये 2 सेल है हमारे पास, अब ये एक दूसरे से जुदा हुए हैं। आप देखें, अब इस सेल्स का ये इक्वेटर है, गौर से देखें, और ये वाले इन दोनों का पोल्स है, और ये इक्वेटर है। अब जो दूसरा डिवीज़न होगा वो भी इसी तरह इक्वेटर पर होगा। आप गौर से देखें, दूसरा डिवीज़न भी इसी तरह इक्वेटर पर होगा। तो इस तरह ये भी डिवाइड हो जाता है और ये वाला भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन आपने याद रखना होगा कि ये दोनों सेल जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरह अभी तक जुड़े होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये चारों सेल इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो हमारे पास तो 4 सेल तो बन जाते हैं, लेकिन इस तरह एक साथ एक लाइन में होते हैं, वर्टिकल एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। जो साइटोकाइनेसिस था, जो सेल डिवीज़न था, वो हॉरिजॉन्टल हुआ है, इस तरह हुआ है। लेकिन जो सेल हमारे पास ऑब्टेन हुए हैं, हासिल हुए हैं, वो चारों के चारों एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड ऑन वन अनदर इस तरह पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर इन सेल्स में फर्ज करें मैं इसी तरह दूसरा सेल लेता हूं और ये कंसीडर करता हूं कि ये 2 पोल है सेल की और ये 2 इक्वेटर है। अब अगर इसमें डिवीज़न इस तरह होता है तो हमारे पास जो सेल्स ऑब्टेन होंगे वो इस तरह के होंगे। आप देखते रहे और गौर से सुनते रहे कि यहाँ पर अब फिर से डिवीज़न होगा। तो हमारे पास फर्ज करिए M2 होगा और इसके बाद पहला M1, फिर इसके बाद M2 हो रहा है। तो M2 के नतीजे में, मियासिस 2 के नतीजे में हमारे पास 4 हेप्लॉइड सेल्स ऑब्टेन हो गए, हमारे पास 4 हेप्लॉइड सेल बन गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह वर्टिकल पड़े हैं, यहाँ पर इस तरह हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं, यहाँ पर डिवीज़न हुआ है वर्टिकल, यहाँ पर डिवीज़न हुआ है हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, जब सेल में इस तरह डिवीज़न होता है हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास इस तरह के सेल ऑब्टेन होते हैं वर्टिकल मैनर में, यानी एक दूसरे के ऊपर इस तरह बहुत सारे जमा हो जाते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास वर्टिकल डिवीज़न हो जाए तो इसके नतीजे में इस तरह
तो इस तरह ये सारे सेल हमारे पास अपटेंड होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ अपटेंड होते हैं, हासिल होते हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए कि एक मास ऑफ सेल इकट्ठा हो जाए, एक साथ एक मास ऑफ सेल बन जाए, तो किस तरह होना चाहिए? फर्ज करें, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मिटाता हूँ। एक सेल है, इसमें M1 हो गया। M1 के बाद यहाँ पर हमारे पास फर्ज करें इसमें वर्टिकल डिवीजन हो गया, इसके नतीजे में हमारे पास इस तरह 2 सेल हासिल हो गए। अब M2 में क्या होता है? M2 में तो M2 में गौर से देखें, M2 में जो प्रोफेज होता है, अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेज 2 के बारे में। तो प्रोफेज 2 में जो मायोटाटिक अपरेटस बन जाते हैं वो बिल्कुल एट राइट एंगल इस तरह टर्न कर लेते हैं। तो प्रोफेज 1 में जो मायोटाटिक अपरेटस होते हैं वो एट राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर टर्न हो जाते हैं। फर्ज करें हमारे पास सेल का पहले पोल कौन सा था? ये वाले पोल थे और ये वाले इक्वेटर थे। तो हमारे पास जो डिवीजन हो गया वो इस तरह का हो गया। पहले ये वाले पोल थे, अब यहाँ पर भी इसी तरह पोल होंगे, लेकिन जब एट राइट एंगल पर मायोटाटिक अपरेटस प्रोफेज 2 में टर्न और होंगे यानी 90 डिग्री पर टर्न होंगे, तो यहाँ हमारे पास जो पहले पोल था अब इक्वेटर बन जाएगा। तो दूसरा डिवीजन जो हमारे पास होगा वो इस तरह का होगा और इस तरह ये सेल भी इस तरह होगा और हमारे पास इस तरह मास ऑफ सेल अपटेंड हो जाएगा। तो फर्ज करें हम इस तरह पढ़ते हैं कि ये जो मायोटाटिक अपरेटस है ये एट 90 डिग्री टर्न और हो जाते हैं और हमारे पास हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मास ऑफ सेल अपटेंड हो जाए। तो अब आते हैं और प्रोफेज 2 को डिस्कस करते हैं। अब देखें प्रोफेज 2 में सेल इंटर हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला। मैं सिर्फ इसको बढ़ाता हूँ, इसको छोड़ता हूँ अपने आसानी के खातिर। तो इस तरह का सेल इंटर होता है इनटू प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में जितने भी चेंजेस, याद रखो मायोटासिस में जो हो रहे थे प्रोफेज में, बिल्कुल वही चेंजेस यहाँ पर भी होते हैं। किस तरह होते हैं आप देखें, यहाँ पर जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड, इसका कंडेंसेशन हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा? मतलब ये इनविजिबल फॉर्म से विजिबल फॉर्म यानी क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएंगे। हम फिर से बनाते हैं यहाँ पर इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह मायोटासिस के प्रोफेज में हो रहा था। आप देखें यहाँ पर इसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर्स भी बन जाते हैं और इसके अलावा जो सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट एंड्स पर चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज यहाँ पर होता है, लेकिन हम सिर्फ इसी एक प्रोफेज में जनरली डिस्कस करते हैं सारी चेंजेस को, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है सब कुछ। तो अब देखिए ये सेंट्रियोल्स अपोजिट एंड्स पर पहुँच गए हैं। अब इससे एस्टर रेज एराइज हो जाते हैं। क्या चीज़ एराइज हो जाते हैं? एस्टर रेज। मैं जल्दी बयान करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर भी बन जाते हैं। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी होता है। मैं यहाँ पर जल्दी चेंजेस भी लिखता हूँ। सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स द opposite poles of the सेल के अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा एस्टर रेज एंड स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर और एस्टर रेज का फॉर्मेशन होता है। आप गौर से देखें यहाँ पर स्पिंडल फाइबर और एस्टर रेस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज हमारे पास होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो चुके हैं और विजिबल फॉर्म क्रोमोसोम में आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं थ्रू काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर के साथ ये लिंक कर जाते हैं थ्रू काइनेटोकोर। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं अपने सेंट्रोमियर पर जो प्रोटीन मौजूद होते हैं। ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि काइनेटोकोर को बनाते हैं। तो फर्स्ट करिए मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ।
आपको ये भी याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम आए थे उसमें दो दो क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं और इसका एक एक पार्ट एक्सचेंज हुआ था। किसके साथ? सिर्फ एक क्रोमेटिड का एक्सचेंज हुआ था। आप देखें इस तरह क्रोमोसोम लिंक हो जाते हैं विद स्पिंडल फाइबर्स। तो ऐसी स्पिंडल फाइबर जिसके साथ क्रोमोसोम लिंक कर जाते हैं इसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर या काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जिन क्रोमोसोम के साथ जिन स्पिंडल फाइबर के साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं हुए हैं उसको हम नाम देते हैं पोलर स्पिंडल फाइबर्स या कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। और इसी तरह ये जो रेज अराइज हुए यहाँ पर हमने ब्लू कलर से शो किए हैं, ये वाले और ये वाले, इसको नाम देते हैं एस्ट्रल फाइबर या एस्टर रेज। ये सब कुछ हमने मायोटासिस जब पढ़ रहे थे, प्रोफेज जब हम पढ़ रहे थे मायोटासिस में, ये सब कुछ वहाँ पर हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप सर्च करें यूट्यूब पर मायोटासिस MS ट्यूटोरियल, तो वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप गौर से देखते रहे कि यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमोसोम अटैच हो गए स्पिंडल फाइबर के साथ। आप देखते रहे कि इन चेंजेस के साथ साथ सेल इंटर हो जाता है इनटू द नेक्स्ट फेज। प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज 2, तो सेल इसके बाद इंटर होता है इनटू द मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में कौन कौन से चेंजेस होते हैं मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये सेल इसी तरह होता है, गौर से देखते रहे कि ये सेल इसी तरह होता है। याद रखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इस तरह डिसोसिएट हुआ है। इन सब चेंजेस से पहले प्रोफेज 2 में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, डीजनरेट एंड डिसअपियर, वो डीजनरेट हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। अब देखते रहे, आप ज़रा रिमाइंड करें कि मेटाफेज जो था कहाँ पर, मायोटासिस का मेटाफेज जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर किया हुआ था। आपको अगर याद हो ज़रा रिमाइंड करें। मायोटासिस के मेटाफेज में जो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के साथ लिंक हुए थे वो अरेंज हुए थे, अलाइन हुए थे ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, यानी जो इक्वेटोरियल प्लेट यहाँ पर बन जाता है इस पर अलाइन हो गए थे, एक साथ एक तरतीब में हो गए थे। मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि किस तरह एक दूसरे के साथ एक लाइन में हो जाते हैं। और ये है सेंट्रियोल, ये है स्पिंडल फाइबर्स। इसके साथ क्रोमोसोम लिंक है, तो ये क्रोमोसोम इस तरह एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं। ये जो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, कभी सॉलिड और कभी हलो शक्ल में शो करता हूँ, ये सब कुछ हमने पहले ही पढ़ा है कि ये क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में इस तरह का क्रोमोसोम बन गए हैं कि इसका पार्ट इसके पास चला गया है और दूसरे का पार्ट दूसरे के पास चला गया है, यानी एक का दूसरे के साथ एक्सचेंज हुआ है। एक का क्रोमेटिड का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ एक्सचेंज हुआ है। अब देखिए क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, कौन से फेज में, मेटाफेज 2 में। तो यहाँ पर मैं इसके चेंजेस भी लिखता हूँ। क्रोमोसोम अलाइंस ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ ये चेंजेस भी हमने पढ़े हैं कहाँ पर, मेटाफेज
ऑफ मायोटासिस। तो ये किस तरह लिंक होते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पर शो करता हूँ। ये वाला एक क्रोमेटिड है, ये वाला दूसरा क्रोमेटिड है। तो यहाँ पर जो सेंटर में पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं, इसको नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर। इसके साथ यहाँ पर प्रोटीन अटैच होते हैं, इसको कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चर बनाता है, इसको नाम दिया जाता है काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर के साथ इस तरह स्पिंडल फाइबर्स लिंक होते हैं। आप गौर से देखिए, ये हमने पहले सब कुछ पढ़ा है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है एनाफेज 2, इसमें ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है ये कंट्रैक्ट कर जाएंगे। एक अपनी तरफ इसको खींचेगा और दूसरा दूसरी तरफ खींचेगा, तो इसके नतीजे में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाएगा। ये इसके बाद एनाफेज 2 में होगा। तो हम इसके बाद एनाफेज 2 के बारे में पढ़ते हैं।